हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्षितिज भाग 2 का एक रचना पढ़ेंगे। रचना का नाम है संस्कृति। ये संस्कृति रचना जो कि एक निबंध है, जो कि भदंत आनंद कौशल्यायन जी का ये रचना है। संस्कृति निबंध हम लोग पढ़ेंगे। तो उससे पहले जो है लेखक जो है भदंत आनंद कौशल्यायन, उनका जीवन परिचय देख लेंगे, क्योंकि उससे भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म सन 1905 में पंजाब के अंबाला जिले के सोहाना गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम हरनाम दास था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। अनन्य हिंदी सेवी कौशल्यायन जी बौद्ध भिक्षु थे और उन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। सन 1988 में उनका निधन हो गया। भदंत आनंद कौशल्यायन की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित है। तो इनके जो है 20 से अधिक पुस्तक प्रकाशित है। उसमें कुछ प्रमुख पुस्तकों का नाम दिया गया है। भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट कहाँ क्या देखा आदि प्रमुख है। बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित उनके मौलिक और अनूदित अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। देश विदेश के भ्रमण ने भदंत जी को अनुभव की व्यापकता प्रदान की और उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध किया। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे गांधी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से विशेष प्रभावित थे। यानी कि वे गांधी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व यानी कि उनकी रचनाओं से भी वो बहुत प्रभावित थे। सरल सहज बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत काफ़ी चर्चित रहे। तो ये जो है भदंत आनंद कौशल्यायन जी के बारे में था। अब जो संस्कृति निबंध है उसमें क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। इस निबंध में भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने अनेक उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। दोनों एक ही वस्तु है अथवा अलग अलग। वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। यानी कि जिसको विभाज्य यानी कि अविभाज्य यानी कि जिसको बांटा नहीं जा सकता है, टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, विभाजन नहीं किया जा सकता है। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी। उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह ना सभ्यता है और न संस्कृति। तो अब हम लोग जो है संस्कृति निबंध को देखेंगे। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द है सभ्यता और संस्कृति। यानी कि जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं लेकिन उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, ऐसे दो शब्द है सभ्यता और संस्कृति। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है वह भी गलत सलत हो जाता है। क्या यह एक ही चीज़ है अथवा दो वस्तुएं? यदि दो हैं तो दोनों में क्या अंतर है? हमें इसे अपने तरीके पर समझने की कोशिश करें। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। आज तो घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहले पहल आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा। यानी कि वह कितना बड़ा आविष्कार करने वाला रहा होगा। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय न था। जिस मनुष्य के दिमाग में पहले पहल बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिर को छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह भी कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा। इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज़ है किसी व्यक्ति विशेष की आग आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज़ है आग का आविष्कार। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज़ है
सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग व सुई धागे का आविष्कार हुआ वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति, और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज़ उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। तो यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि सुई धागे का आविष्कार हुआ है वह व्यक्ति विशेष की संस्कृति है, और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज़ उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, दूसरों के लिए आविष्कार किया, उसका नाम सभ्यता है। जिस व्यक्ति में पहली चीज़ जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी वह व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसा ही परिष्कृत आविष्कर्ता होगा। जिस व्यक्ति में पहली चीज़ जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत होगा, कहने का अर्थ है कि सजाया हुआ या शुद्ध किया हुआ, यानी कि जो व्यक्ति में पहला चीज़ जो है जितना अधिक शुद्ध होगा या उसके अंदर में समाया हुआ रहेगा, वह व्यक्ति उतना ही अधिक वैसा ही परिष्कृत आविष्कर्ता होगा, यानी कि वैसा ही वह क्या होगा, आविष्कार करने वाला होगा। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज को खोज करता है। संस्कृत व्यक्ति कहने का अर्थ है कि सक्षम व्यक्ति, जो बुद्धि और योग्यता जिसमें हो, जिसमें कि बुद्धि हो और योग्यता दोनों हो, यानी कि एक सक्षम व्यक्ति, उसी को संस्कृत व्यक्ति कहा जा रहा है। तो एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। यानी कि एक संस्कृत, यानी कि एक बुद्धि और योग्यता योग्य जो आदमी है, युक्त आदमी जो है, वह क्या करता है, किसी नई चीज़ का खोज करता है, लेकिन वही जो खोज है उसके संतान को अपने पूर्वज से, उस संतान को जो है अनायास यानी कि अचानक अपने आप जो है मिल जाता है। अनायास यानी कि आसानी से, बिना प्रयास का, यानी कि उसको बिना प्रयास का ही मिल जाता है अपने पूर्वजों से। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है, और उसकी संतान जिसने अपने पूर्वजों से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। एक आधुनिक उदाहरण ले, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था, यानी कि वह जो है एक सक्षम व्यक्ति था, बुद्धि और योग्यता युक्त व्यक्ति था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित ही है, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। कहने का अर्थ है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का खोज किया, लेकिन क्या है कि अभी का व्यक्ति जो है, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है। यानी कि अभी का जो व्यक्ति है वो तो गुरुत्वाकर्षण को जान ही रहा है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का लॉ को जान ही रहा है, लेकिन इसके अलावा और चीज़ें जान रहा है जो कि हो सकता है उस समय न्यूटन को नहीं पता रहा होगा, क्योंकि उस समय कोई भी चीज़ एक सीमित में किसी को पता रहता है। अब तो बहुत सारा लॉ हो गया या बहुत सारा चीज़ें एक स्टूडेंट को पता होता है। तो वही कहा जा रहा है कि न्यूटन ने ही खोज किया, लेकिन अभी का अगर कोई भौतिक विज्ञान का स्टूडेंट है, उसको तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम वो जानता ही है, उससे परिचित ही है, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारा बात और बहुत सारा ज्ञान जानता है जिसको कि शायद न्यूटन नहीं जानता होगा। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के छात्र को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सके, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सुई धागे का जो आविष्कार में शायद जो है शीतोष्ण कहते हैं ठंडा और गर्म दोनों को, शीत और उष्ण। शीतोष्ण यानी कि गर्मी ठंडा से बचने और शरीर को सजाने का प्रवृत्ति विशेष रहा होगा। अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान है कि आखिर यह मोती भरा थाल क्या है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता। तो संस्कृत व्यक्ति
यानी कि एक सज्जन व्यक्ति या सक्षम व्यक्ति का यहाँ पर परिभाषा दिया जा रहा है कि पेट और तन केवल भरा होने से भी वह जो है संस्कृत व्यक्ति कभी भी निठल्ला बेकार वह नहीं बैठ सकता है। यह उसकी परिभाषा है कि वह हमेशा आगे की ओर सोचेगा। उसके पास सब कुछ है लेकिन अब वह सोच रहा है कि ये आकाश में तारे और चांद क्यों है, क्यों ये थाल भरा हुआ है, यानी कि आकाश को थाल कहा रहा है कि यहाँ आकाश में ये चांद और तारे क्यों भरे हुए हैं। यानी कि एक जो संस्कृत व्यक्ति होता है वह हमेशा आगे सोचते रहता है। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिला है जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा। स्थूल कहते हैं बड़ा को, बड़ा या मोटा, लेकिन किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनीषियों से भी मिला है। मनीषियों कहते हैं विद्वानों को। तो यहाँ पर समझिएगा कि क्या कहा जा रहा है कि हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिलता है, यानी कि संस्कृत आदमी से मिलता है, सक्षम व्यक्ति से मिलता है, विद्वान आदमी से मिलता है जिनकी चेतना और पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनुष्यों से यानी कि विद्वानों से मिला है, जिन्हें तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं, वशीभूत कहते हैं अधीन होकर, यानी कि इसका कुछ हिस्सा हमें जो है मनुष्यों से प्राप्त हुआ है जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के ही कारण प्राप्त हुआ है। रात के तारों को देखकर ना सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरस्कर्ता है। पुरस्कर्ता कहते हैं कि समर्थक को, यानी कि रात के तारों को देखकर जो आदमी सो नहीं सकता वैसा ही मनीषी यानी कि विद्वान विचारशील आदमी जो है आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरस्कर्ता है, यानी कि प्रथम समर्थक है। भौतिक प्रेरणा ज्ञानेप्सा ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं। पूछा जा रहा है कि भौतिक प्रेरणा ज्ञानेप्सा यानी कि ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, यानी कि भौतिक प्रेरणा और ज्ञानेप्सा क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता है। दूसरे के मुंह में कौर डालने के लिए अपने जो मुंह का कौर छोड़ देता है उसको यह बातें क्यों और कैसे सूझती है। कौर कहते हैं निवाला, यानी कि दूसरे के मुंह पर निवाला डालने के लिए जो अपने मुंह का निवाला छोड़ देता है उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है। रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है वह आखिर ऐसा क्यों करती है। सुनते हैं कि रूस के भाग्य विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता था। संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। और इन सबसे बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। कहा जा रहा है कि आज से जो है 2500 वर्ष पूर्व जो है सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया था कि किसी तरह तृष्णा यानी कि लोभ, तो यहाँ पर लोभ होगा या लोभ के आग में, लालच के आग में जो है वशीभूत लड़ती कटती जो मानवता है, लालच के आग में जो है लड़ता कटता जो मानवता है वह सुख से रह सके। हमारी समाज में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है वह भी संस्कृति है, जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है वह भी है, और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है वह भी संस्कृति है। और सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। तो सभ्यता क्या है, तो सभ्यता जो है संस्कृति का परिणाम है। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन के साधन, गमनागमन यानी कि आने जाने के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके सब हमारी सभ्यता है। मानव की जो योग्यता उसमें आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति, और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ है उन्हें हम उसकी सभ्यता समझें या असभ्यता। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह असंस्कृति ही रहेगी, और ऐसी संस्कृति का
अवश्यंभावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा? तो अवश्यंभावी का अर्थ होता है जिसका होना निश्चित हो, यानी कि ऐसी संस्कृति का होना जिसका निश्चित है परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा? संस्कृति के नाम पर जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह न संस्कृति है न रक्षणीय वस्तु, यानी कि रक्षा करने योग्य वस्तु। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है, प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को, समझ को, तो मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री यानी कि मित्रता दोस्ती का भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है तो उसने, यानी कि कहा जा रहा है कि जब जब जो है कोई आदमी जो है समझ के साथ और दोस्ती के भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत है। दलबंदी यानी कि संगठन मानव संस्कृति का एक अविभाज्य वस्तु है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याणकर की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं अस्थायी भी है। कहने का अर्थ है कि मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है जिसको कि टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है और जिसको विभाज्य नहीं किया जा सकता है, और उसमें जितना अंश कल्याण का है, यानी कि उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याणकर की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं और क्या है, वह अस्थायी भी है। तो यहाँ पर जो है संस्कृति निबंध जो है कंप्लीट हो गया है। इसका क्वेश्चन आंसर जो है मेरा ऐप है स्टडी प्री क्वेश्चन ऐप, वहाँ टेस्ट बनाकर डाला गया है सारा क्वेश्चन आंसर। आप चैप्टर को पढ़िए और सारा क्वेश्चन आंसर का टेस्ट लगाइए चैप्टर बाय चैप्टर, उससे आपको पता चलेगा कि चैप्टर कितना समझ में आया है और कितना आपको याद है। वहाँ पर जो है क्वेश्चन का PDF भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो जो लोग अभी तक स्टडी प्री क्वेश्चन ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं वो प्ले स्टोर से कर लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी मिल जाएगा। आप वहाँ से व्हाट्सअप करके कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।